प्लम्बर, एक सच्ची दास्तान। 9 नंबर किस्त। पहलवान ने कहा पता नहीं, लेकिन एक प्लम्बर है, वो तकरीबन सब कुछ जानता है। बशीर ने कहा क्या वो अभी यहाँ आ सकता है? पहलवान ने कहा हाँ आ तो सकता है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? बशीर ने कहा दरअसल बात यह है फीका भाई, ये जो कुछ भी आपने मुझे बताया इस पर मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको शुरू से जानता हूँ कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी तौर पर हम उन बातों से किसी को यकीन नहीं दिला सकते कि ये सब इन शैतानी चीज़ों का काम है, क्योंकि कानून सबूत का मोहताज होता है। इसीलिए मैं इस प्लम्बर का बयान भी कलमबंद करना चाहता हूँ, ताकि इस मामले में आप लोगों को कोई परेशान न करे, क्योंकि ये 3 लोगों की मौत का मामला है और इस मामले को लेकर मुझ पर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई इस मामले में बार बार मत उलझाए और तफ्तीश मुकम्मल हो जाए। इसके लिए इस प्लम्बर का बयान बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि इसने शाकिर बाबा को अब से पैसे लेते हुए देखा था और शाकिर बाबा ही इन मजदूरों को लेकर आया था। बाकी सब मैं देख लूंगा। यह सुनकर रफीक ने कहा मैं अभी जाकर प्लम्बर को ले आता हूँ। बशीर ने कहा ठीक है, बाकी कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो आपने कोई कत्ल किया है और ना ही आप किसी किस्म गलत काम में मुलव्वस हैं। पहलवान ने कहा तो ठीक है, मैं अभी इसे लेकर आता हूँ। ये कहकर पहलवान और बाकी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। फिर पहलवान प्लम्बर के घर गया और इसे सब कुछ बताकर अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन आया, जहाँ प्लम्बर ने भी सारी बात बशीर को बताई और बशीर ने इसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। फिर बशीर ने रफीक से कहा अब आप लोग बेफिक्र होकर जाएं और किसी भी किस्म की टेंशन न लेना, ये इंक्वायरी कुछ देर चलेगी और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर पहलवान ने बशीर का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद सब लोग पुलिस स्टेशन से वापस आ गए। बाहर आते ही प्लम्बर ने कहा पहलवान जी, मैंने पहले ही कहा था ऐसे लोगों के अमल में कोई असर होता, देखो खुद तो गया, साथ में मजदूरों को भी ले गया। रफीक ने कहा चलो जो भी है, कम से कम हम तो इस मामले में सुरखरू हो गए हैं, वरना ऐसे ही पुलिस हमें तंग करती रहती। इसके बाद सब लोग रफीक के साथ वापस इसके घर आ गए। इतने में रफीक ने बब्बी की तरफ देखा तो वो अभी तक परेशान दिखाई दे रहा था। ये देखकर रफीक ने कहा अरे बब्बी भाई, अब क्या मसला है? पुलिस का मामला तो सीट हो गया, पर तुम अभी तक परेशान दिखाई दे रहे हो। बब्बी ने कहा पहलवान भाई, पुलिस का मामला तो हल हो गया, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है इन दरख्तों को काटने में मेरा भी कसूर है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर रफीक ने कहा अरे बब्बी भाई, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा तो उन दरख्तों को कटवाने में कुछ लेना देना नहीं है। डरना तो मुझे चाहिए, क्योंकि इन दरख्तों को तो मैंने कटवाया है, लेकिन देखो फिर भी मैं तुम्हारे सामने हटा कटा खड़ा हूँ। अगर कुछ होता तो पहले मेरे साथ होना था, और मुझे लगता है अब हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था हो चुका है, अब मज़ीद कुछ नहीं होगा। जरूर शाकिर बाबा के अमल में कोई गलती हो गई होगी, जिसकी वजह इस पर और मजदूरों पर मुसीबत आ गई, जो एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया। पर फिर भी हम दोनों ही महफूज हैं। इसका यही मतलब है कि अब हमें कुछ नहीं होगा। तुम खुद को ऐसे ही फजूल परेशानी में मत डालो, अब दिमाग पर जोर ना डालो और जाकर आराम करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतने में पास खड़े प्लम्बर ने बब्बी से कहा भाई, अगर आप चाहो तो मैं अब हाजी बाबा के पास ले जाता हूँ, वो आपको कोई तावीज़ बना कर दे देंगे, इससे आपको डर नहीं लगेगा, और वो किसी किस्म का कोई हदिया भी नहीं लेते, उनके इल्म में बहुत असर है। ये सुनकर बब्बी ने कहा लेकिन ये हाजी बाबा हैं कौन और तुम उन्हें कैसे जानते हो? प्लम्बर ने कहा दरअसल मैं प्लम्बर हूँ और इस इलाके में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों के घर में सीनरी का काम कर चुका हूँ, और एक दिन मैं किसी घर में फिल्मुबर्रा का काम कर रहा था, तो इस घर में एक लड़की थी जिस पर बहुत ही खतरनाक चीज़ों का साया था। वो अक्सर घर से भागकर लोगों के जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। तो इस दिन हाजी बाबा को मैंने पहली बार देखा था, उन्होंने इस लड़की को चंद पिल्लों में ही ठीक कर दिया था। फिर इस दिन के बाद वो लड़की पर कभी कोई साया नहीं हुआ, और हाजी बाबा ने वो काम फी सबील अल्लाह किया था। यह सुनकर पहलवान ने प्लम्बर से कहा कहीं तुम असलम साहिब की बेटी की बात तो नहीं कर रहे, वो जो वापडा में मुलाजिम हैं? प्लम्बर ने कहा जी जी पहलवान जी, उन्हीं की बेटी की बात कर रहा हूँ, इसे हाजी बाबा ने ही ठीक किया था और ये सब मेरे सामने हुआ था। यह सुनकर बब्बी ने हैरानी से रफीक की तरफ देखते हुए कहा पहलवान भाई, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? रफीक ने कहा हाँ बब्बी भाई, मेरे ख्याल से ये सही कह रहा है। दरअसल असलम साहिब भी मेरे जानने वाले हैं, उनकी बेटी पर किसी चीज़ का साया हो गया था, तो वो ऐसे ही किया करती थी, लेकिन इसे किसने ठीक किया था ये मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन वो ठीक ज़रूर हो गई थी।
ये सुनते ही बब्बी ने प्लम्बर से कहा, क्या तुम जानते हो वो अभी कहाँ मिलेंगे? प्लम्बर ने कहा, जी वो नहर के पास वाले दरबार में ही होते हैं। बब्बी ने कहा, तो भाई तुम फिर मुझे अभी उनके पास ही ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही पहलवान ने कहा, अरे बब्बी भाई तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, खैर तुम चले जाओ हाजी बाबा के पास, बाकी उसकी जरूरत नहीं थी। बब्बी ने कहा, जरूरत है पहलवान जी, जरूरत है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे मेरे जहन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। यह सुनकर पहलवान ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन शाम में मेरी तरफ जरूर चक्कर लगाना, मुझे तुमसे काम है। यह सुनकर बब्बी ने हाँ में सर हिलाया और प्लम्बर के साथ चला गया। इसके जाते ही खालिद ने कहा, अबू बब्बी अंकल तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए लग रहे थे। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं इसे हौसला देने की कोशिश कर रहा था, बाकी देखा जाए तो इसका तो कोई कसूर भी नहीं है, दरख्त तो हमने कटवाए हैं और वो बिला वजह ही डर रहा था, चलो जाने दो इसको। अभी रफीक ये बात कर ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी रफीक के घर के सामने आकर रुकी। उसे देखते ही रफीक ने कहा, क्या बात है, सेठ जमील साहब भी आ गए? इतने में सेठ जमील और दो आदमी गाड़ी से निकले तो रफीक उनसे सलाम दुआ करने के बाद उन्हें घर में ले गया, जहां जमील के साथ आए इन दो आदमियों ने जगह की पैमाइश की और किसी पाउडर की मदद से निशानात लगाए। फिर इस पैमाइश के हिसाब से सेठ जमील ने रफीक को बताया कि इसकी जगह की कीमत 30 लाख रुपए की बनती है, जो कि इस दौर के हिसाब से एक बड़ी रकम बनती थी। तो सेठ जमील ने कहा, रफीक साहब तो क्या आप इतनी रकम में जगह बेचने पर राजी हैं? ये सुनते ही रफीक ने कहा, जी सेठ साहब हम राजी हैं। फिर सेठ जमील ने घर की रजिस्ट्रेशन के कागजात वगैरह चेक किए। फिर जमील ने इसके साथ आए पैमाइश वालों से कहा, तुम कुछ देर यहीं तारिक के पास रुको, हम अभी आते हैं। ये कहकर जमील पहलवान और खालिद को अपने साथ ले गया, पटवार खाने ले गया और वहां जाकर बाकी की कागजी कार्रवाई पूरी करके उन्हें बनिक ले गया और वहां से 25 लाख रुपए निकालकर रफीक को देते हुए बोला, रफीक साहब ये लीजिए, ये 25 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए का चेक पहले से ही आपके पास है, वो आप यहाँ से कैश करवा लेना तो आपके 30 लाख पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी जी हम समझ गए। इसके बाद सेठ जमील उन्हें वापस उनके घर ले आया और बोला, रफीक साहब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आज ही कुछ लोगों को भेजकर इस जगह की 4 दीवारी करवाना चाहता हूं, तो कुछ पानी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो क्या पानी का इंतजाम है या फिर मैं पानी वाली गाड़ी का भी अरेंज कर लूं? रफीक ने कहा, नहीं नहीं पानी का इंतजाम है, आप फिक्र मत करें, आपको जितना ताउन चाहिए होगा हम करेंगे, और हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, अब वो जगह आपकी है, अब जब चाहे जैसे चाहे काम करवा सकते हैं। यह सुनकर जमील ने रफीक का शुक्रिया अदा किया और अपने दोनों बंदों को साथ लेकर चला गया। उनके जाते ही रफीक ने कमरे में जाकर वो सारे पैसे चारपाई पर बिखेर कर रखे और सब घर वाले उन पैसों को देखकर खुश होने लगे, क्योंकि रफीक और उसके खानदान वालों ने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। इतने में तारिक ने कहा, अबू इतने पैसों में तो हम 4 मंजिला घर बना सकते हैं। रफीक ने हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर रफीक ने वो सारे पैसे मुमताज को देते हुए कहा, उन्हें संदूक में रख दो और कल जो चेक मैंने तुम्हें दिया था वो मुझे दे दो। तो मुमताज ने ऐसा ही किया और वो चेक रफीक को दे दिया। फिर रफीक ने खालिद से कहा, बेटा चलो हम नक्शा निगार के पास चलते हैं और इसे यहाँ लाकर घर का नक्शा बनवाते हैं और साथ में ये चेक भी कैश करवा लेंगे। खालिद ने कहा, जी अबू चली। यह सुनकर तारिक ने कहा, अबू में भी चिल्लो। रफीक ने कहा, नहीं बेटा तुम घर पर ही रुको, सेठ जमील साहिब अभी कुछ लोगों को भेज रहे हैं, तुम उन्हें देख लेना, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। तारिक ने कहा, जी ठीक है अबू। इसके बाद पहलवान खालिद के साथ चला गया और तारिक घर बैठकर सोनिया और मुमताज के साथ घर की तामीर के बारे में बातें करने लगा। इतने दरवाजे की घंटी बजी तो तारिक दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया तो देखा कि बाहर सेठ जमील और तारिक के साथ कारखाने में काम करने वाले 2 लड़के मुजम्मिल और तनवीर भी खड़े थे, जिन्हें सेठ जमील साथ लेकर आया था। फिर तारिक ने सबसे सलाम दुआ की और उन्हें अंदर ले आया। फिर तारिक ने जल्दी से कुर्सियां लाकर उन्हें सहन में बैठा दिया तो सेठ जमील ने तारिक से पूछा, रफीक साहिब कहाँ हैं? तारिक ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो सेठ जमील ने कहा, बेटा अभी कुछ मजदूर और सामान आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ 4 दीवारी करने आ रहे हैं तो उन्हें पानी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो जरा आप लोग उनसे ताउन कर लेना। वैसे इस बारे में रफीक साहिब से मेरी बात हो चुकी है,
बाकी काम मैंने मुजम्मिल और तनवीर को बता दिया है, ये हैंडल कर लेंगे। इतने में बाहर ट्रकों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो मुजम्मिल जल्दी से उठा और बाहर गया। फिर 2 आदमियों को अपने साथ अंदर ले आया। इनमें से एक कुछ देर पहले आया पैमाइश वाला था और दूसरा शायद ठेकेदार था। फिर सेठ जमील ने ठेकेदार को सारे निशानात दिखाए तो इस ठेकेदार ने कहा, आप फिक्र मत करें, आज रात तक काम मुकम्मल हो जाएगा, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। फिर सेठ जमील ने तारिक से कहा, अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ, अपने अबू को मेरा सलाम कहना। ये सुनते ही तारिक हाँ में सर हिला दिया तो सेठ जमील पैमाइश वाले को लेकर चला गया। इतने में 10-12 मजदूर ट्रक से ईंटें सीमेंट वगैरह घर में लाकर रखने लगे और तारिक अपने दोस्तों से बैठकर बातें करने लगा और कुछ ही देर में काम शुरू हो गया। दोपहर का वक्त था और मजदूर खुदाई कर रहे थे कि इतने में एक मजदूर ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है?